हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे डीएलएड फर्स्ट ईयर की भारतीय समाज और शिक्षा, जो तरतीब किताब है वो। ठीक है, उसके अपन क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन। घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का सामाजिकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का सामाजिकरण और शिक्षा पर। ठीक है, सामाजिकरण। अब देखिए, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का सामाजिकरण। गुडलिया लोहार एक घुमक्कड़ समुदाय है जो लोहे की कारीगरी करते हैं। ठीक है, लोहारी और बेल व्यापार में प्रशिक्षण गडलिया लोहार के अनौपचारिक शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, ये उनके अनौपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये सीखते रहते, काम करते रहते हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता व रिश्तेदारों को दिन रात काम करते हुए देखते हैं। छुटपन से ही वे खेलों में उनकी नकल करते और छोटे छोटे औजारों को बनाना सुधारना सीखते। ठीक है, अब देखिए, अभिभावक अपने बच्चों को हमेशा इस तरह के काम करने के लिए उत्साहित करते, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सारी सीख जाते हैं उनकी। और जब भी वे खुद ये काम करते हैं तो अपने बच्चों को भी उस काम में शामिल करते, पास बिठाते, देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इसी तरह जब भी वे पशु मेलों में जाते हैं तब वे अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, साथ ले जाते पशु मेलों में भी। और बच्चे लगातार पशु लेन देन का अवलोकन करते हैं और वे भी सीख जाते हैं कि पशुओं का व्यापार कैसे किया जाता है। और विविध तरह के बैलों के लक्षणों को भी समझने लगते हैं कि ये बैल ऐसा है, ये बैल ऐसा है, ये पशु ऐसा है, जिससे वे इस धंधे की कई बारीकियां पकड़ लेते हैं। देखिए, समझिए, इस तरह 10-12 साल के लड़के भी पशु खरीदने बेचने वालों से बेहिचक बात करते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार नकल करते हुए बच्चे अपने समुदाय के पारंपरिक पेशे सीख जाते हैं। इनके अलावा लड़के लड़कियां रोजमर्रा के काम से संबंधित बातों, खासकर महिला पुरुष कार्य विभाजन के बारे में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं कि महिलाओं का इनके समाज में क्या काम होता है, पुरुष क्या काम करते हैं, ये सब काम वो लड़के और लड़कियां सब सीख जाते हैं। लड़कियां खाना बनाने, कपड़े सिलने, छोटे बच्चों को संभालने जैसा काम सीखती है और लड़के बैलों को संभालते हैं। बच्चे धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, अन्य सांस्कृतिक परंपराओं को हर ऐसी गतिविधि के दर्शक बनकर देखते हैं, सीखते हैं। गढ़लिया लोहारों की लोक संस्कृति में गीतों, पहेलियों, लोक व धार्मिक कथाओं की भरमार है। वृद्ध लोग क्या करते हैं, अक्सर धार्मिक कथाएं, गीत गाते हैं। कई वयस्क पुरुष और महिलाओं और युवा नए गीत, दोहे और कहानियां रचते हैं जिनमें उनके समुदाय के रहन सहन व आचार विचार पर जोर दिया जाता है। ये प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। अब देखिए आगे, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों में शिक्षा कैसे होती है। केवल कुछ परिवार जो घुमक्कड़ जीवन त्याग चुके और एक जगह बस गए, वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं जब वे यह नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी बातचीत को सुने या समझे। तब वे क्या करते हैं, अपनी गोपनीय भाषा, जिससे वे पारसी कहते हैं, में आपस में बतियाते हैं। भाई, वो चाहते हैं कि जैसे कोई, यह नहीं चाहे कि जैसे मान लो कि कोई उनकी भाषा को समझे, बातों को सुने समझे, तो वो अपनी लैंग्वेज में, खुद की भाषा में बात करते हैं। इससे उनके बच्चे अनायास ही सीख जाते हैं, वो लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। इसके अलावा वे जा भी जाते हैं, वहाँ की भाषा सीख जाते हैं और उसमें गीत आदि रचने में भी माहिर हो जाते हैं। जब 1950 के बाद कुछ गढ़लिया लोहारों को राजकीय कॉलोनी में बसाया गया तो उन्हें औपचारिक शिक्षा देने का प्रयास भी हुआ। औपचारिक शिक्षा देने का उनको कोशिश की गई। ये विद्यालय दो तरह के थे, एक जिसमें अन्य विद्यालयों की तरह सामान्य शिक्षा दी जाती थी और दूसरी लोहारी सिखाने के लिए सन 1956 में, लोहारी काम सिखाने के लिए सन 1956 में चित्तौड़गढ़, अजमेर और सोजत पाली में प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्यशालाएं खोली गई थी। इनके लिए लोहारी काम सिखाने के लिए चित्तौड़गढ़, अजमेर और सोजत पाली में प्रशिक्षण और उत्पादन कार्यशाला खोली गई, लेकिन ये सफल नहीं हुई और बंद कर दी गई। आज राजस्थान के कई शहरों में गढ़लिया लोहारों की स्थायी बस्तियां देखी जा सकती है। उनमें से कई परिवारों के बच्चे आसपास के विद्यालयों में जाते हैं। फिर भी इस समुदाय के अनेक परिवार आज भी घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे अभी भी शिक्षा के दायरे से बाहर है। देखिए आगे अपन बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों का, स्त्रीकरण यानी स्तर। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की विविधता की उपज न होकर समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्त्रीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है। ये समाज में पाई जाती है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटते हैं कि इस लोगों के पास कितने संसाधन उपलब्ध है, या अर्थात लोग अपनी क्षमता या परिश्रम के कारण नहीं बल्कि समाज में अपनी हैसियत के अनुरूप संसाधनों पर अधिकार पाते हैं।
ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्त्रीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना न जाता हो कि वह या तो न्याय संगत या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडी दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। जाति व्यवस्था को, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता हो। ज़्यादातर लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है वही सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था जैसे जाति एवं प्रजाति की जोरदार समर्थन करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, वंशानुगत है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में विरासत के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात अपने आप मिली हुई होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। जो जाति से जो काम करते थे, जिस जाति में पैदा होते हैं और उनके जो परिवार वाले जो काम करते हैं, बच्चे भी वही काम अपना लेते हैं और उनका स्तर उसी अनुरूप हो जाता है। ठीक है। धनवान के बच्चे का स्तर फिर उनके जैसा ही होता है और गरीब के बच्चों का स्तर निम्न होता है। अब देखिए आगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे केवल। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मतलब नहीं है। जो एग्जाम में आने वाले उन्हीं क्वेश्चन को अपन देखेंगे। देखिए समझिए, ईंट भट्टा निर्माण कार्यों में संलग्न खेतिहर श्रमिकों के बालकों की शैक्षिक समस्या बताइए। भाई शिक्षण से संबंधित उनको उन बालकों को क्या समस्या आती है? जो ईंट भट्टा निर्माण कार्य में जो खेतिहर श्रमिक है उनके बच्चे जो लगे होते हैं, वो सिंपल सी बात है, उनको शिक्षण के संबंध में बहुत सारी समस्या आती है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक तो अच्छी नहीं होती, जिसके कारण बालक अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रहता है। इन बालकों के अभिभावक अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी होते। इसी कारण वे शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझ नहीं पाते। अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री भी ये भली प्रकार से नहीं जुटा पाते, अतः शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं ये लोग। ठीक है। इस प्रकार के बालकों के माता पिता निर्धनता के कारण अपने बालकों द्वारा अपने साथ कार्य में हाथ बटाना अधिक पसंद करते हैं। ज़्यादा निर्धन होते बेचारे तो वो समझते हैं कि बालक कार्य में हाथ बढ़ाए तो ज़्यादा 2 पैसे कमा लेंगे। इस प्रकार के बालक अपने अभिभावक के साथ घूमते रहते, इसलिए उनको शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा यह भी है कि ये स्थानीय भाषा से परिचित नहीं हो पाते। घुमंतु परिवार के निवास हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि एक स्थान पर रहकर इनके बालक उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रकार के परिवार स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना पसंद नहीं करते। ये अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। इनके बालकों को स्थायी जीवन नहीं मिल पाता, फलतः शिक्षा से वंचित बने रहते। इस प्रकार के बालकों के लिए विद्यालय स्थापित करने और विद्यालय के लिए स्थान का चुनाव करना एक कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं होता, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो विद्यालय का स्थापित करें। अब देखिए आगे, इस प्रकार इनकी अनेक समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से एक जगह पर रहने से हो जाता है। अगर ये लोग स्थायी रूप से एक जगह रहे तो उनके लिए सारी सुविधा हो जाती है, लेकिन ये लोग एक जगह पर रहते नहीं है, आजीविका की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके लिए उनकी ये जो शिक्षा से ये वंचित रह जाते हैं। एक स्थान होने से ये शिक्षा का लाभ ले सकें और इनकी अन्य समस्या भी हल हो जाएगी। अब देखिए आगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपका आएगा। कार्ल मार्क्स का श्रम का विभाजन के सिद्धांत को समझाइए। कार्ल मार्क्स ने श्रम का विभाजन कैसे किया? देखिए, श्रम का विभाजन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत किया, कृषि अच्छी हुई और इससे उसने स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया। स्थायी रूप से समुदाय बसने लगे। उत्पादन के बढ़ने पर यह समुदाय अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पन्न करने लगे। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, आवश्यकता से अधिक उत्पन्न करने लगे। इस अतिरिक्त उत्पादन के फलस्वरूप इन लोगों का निर्वाह करना संभव हो पाया, इसलिए वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जो भोजन के उत्पादन से जुड़े नहीं थे, आरंभिक समाजों में सभी लोग एक प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते थे, तो उन लोगों का भी निर्वाह संभव हो गया। जो भोजन के उत्पादन से जुड़े नहीं थे, उनका भी निर्वाह संभव हो गया। अब देखिए, आरंभिक समाज में स्टार्टिंग में सभी लोग एक प्रकार के क्रियाकलाप में लगे रहते थे जो उनके अस्तित्व के लिए जरूरी थे, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अधिक उत्पादन से अब कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया। इसी के साथ शुरू होता है महिला व पुरुषों में भेद और क्रमशः सामाजिक विकास के साथ परिवार आदि संस्थाओं का विकास। देखिए, तो जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाया, जैसे जैसे उत्पादन जटिल होता गया वैसे वैसे कुछ लोग संयोजक की भूमिका अदा करने लगे
और समय के साथ उत्पादन के साधनों पर अधिकार जमा लिया उन लोगों ने। इस तरह जो संसाधन अभी तक सभी के सामूहिक स्वामित्व में थे, अब वह चंद लोगों के हाथ में आ गए, जिससे निजी संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वो संपत्ति निजी हो गई। इसके बाद सभी लोगों के हित साझे नहीं रहे, हितों में अब तरह तरह के अंतर आ गए। इस प्रकार व्यक्तियों के निजी हित सामुदायिक हितों से बिल्कुल भिन्न हो गए। अब व्यक्ति अपने निजी हित में ज़्यादा विश्वास करने लगा। मानव समाज में देखो क्या हुआ कि निजी संपत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विषमताओं से वर्गों का निर्माण होता है। अब निजी संपत्ति से बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न होती है, उससे वर्गों का निर्माण हुआ। यही वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनते। इसी वर्ग ने समाज को स्तरों में बांट दिया। ये इस स्तर का, वो इस स्तर का, वो इस स्तर का। सभी स्तरित समाजों में मोटे तौर पर प्राय दो समूह मिलते हैं, एक तो है शासक वर्ग और दूसरा है शासित वर्ग। शासक वर्ग जिनका उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार होता है, और शासित वर्ग जहाँ पे ये उत्पादन का काम करते हैं। इसके फलस्वरूप इन दोनों वर्गों के बीच अपने अपने हितों को लेकर बुनियादी द्वंद्व उत्पन्न होता। मार्क्स कहते हैं कि समाज की विभिन्न संस्थाएं जैसे कानूनी और राजनीतिक व्यवस्थाएं, धर्म इत्यादि असल में शासक वर्ग के वर्चस्व का माध्यम है, और ये उनके हितों को साधने का काम करती है। अब देखो भारतीय समाज में कौन कौन सी सामाजिक विषमताएं दृष्टिगोचर होती है, ये अपने को देखने को मिला है। देखें, भारतीय समाज में संरचना एवं व्यवस्था की दृष्टि से अनेक विषमताएं पाई जाती है। भारतीय समाज सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं से प्लावित है। इस समाज के विकास में यह विषमता प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती है। भारतीय समाज में निम्नलिखित सामाजिक विषमताएं दृष्टिगोचर होती है। क्या होती है? देखिए, भारतीय समाज जाति व्यवस्था के आधार पर भी 4 वर्णों में विभाजित है, जिसमें अनेक जाति को सम्मिलित किया गया है। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी 4 वर्णों में विभाजित है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। समाज में धार्मिक व्यवस्था के क्षेत्र में भी पर्याप्त असमानता है। वर्णों में भी असमानता है, जाति व्यवस्था में भी असमानता है, फिर धर्म में भी असमानता है। हिंदू वर्ग बलि प्रथा का विरोध करता है और मुस्लिम समाज इसके पक्ष में रहता है। यहाँ पे भी देखिए विषमता है। समाज में रीति रिवाज एवं परंपराओं में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो कि सामाजिक विकास में बाधक है। अलग अलग समाज के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। संपूर्ण समाज उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग की व्यवस्था में बंधा हुआ है, जो कि भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है। एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। जिनको साधन उपलब्ध है वे उच्च वर्ग, और जिनको जीवन जीने के साधन उपलब्ध नहीं है वे निम्न वर्ग। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व प्रदान किया जाता है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है, जो कि पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को सूचित करता है। समाज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार वर्ग विशेष को ही था। दलित एवं निम्न वर्ग शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था पहले भारतीय समाज में। भारतीय समाज में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को प्रमाणित किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो उच्च कुल में जन्म लेता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा धर्म एवं जाति के आधार पर विघटन की स्थिति पैदा की जाती है। शहरी समाज को ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, जो सामाजिक विषमता की ओर संकेत करता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विषमताओं ने स्थान प्राप्त कर लिया है, जो समाज के विकास में बाधा का कार्य करती है। इन विषमताओं के कारण ही भारतीय समाज में अनेक प्रकार के जाति, सांप्रदायिक एवं वर्ग संघर्ष दृष्टिगोचर होते हैं। ये ठीक है, ये प्रश्न देखो, निबंधात्मक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएलएड में आपके आया हुआ बीएसटीसी 2018 में। बचपन में विविधता किस प्रकार दृष्टिगोचर होती है? बचपन की विविधता में नकारात्मकता एवं सकारात्मक पक्षों को समझाइए। देखो, बचपन में विविधता, बचपन में भी बहुत अलग अलग विविधता है। जो धनवान लोग होते हैं उनके बच्चों के बचपन में, और गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों के बचपन में बहुत अंतर होता है। देखिए, बचपन में विविधता, बचपन की सार्वभौमिक अवधारणा को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य बचपन का चहुमुखी विकास करना है, परंतु आज के आधुनिक युग में ऐसे तत्व भी उपस्थित है जो बचपन का सार्वभौमिक अवधारणा में बाधक है। यदि बचपन की सार्वभौमिक अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण किया जाए तो ऐसे तथ्य भी दृष्टिगोचर होते हैं जो बालकों को प्रतिकूल दिशा में ले जाते हैं और उनके विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण अधिक संख्या में बच्चे पैदा करना। इस विचारधारा के समर्थक व्यक्ति तर्क देते हैं कि बच्चे जितने अधिक होंगे परिवार उतना ही समर्थ होगा और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है तो काम करने वाले की भी संख्या बढ़ेगी, काम करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन यानी कि ज़्यादा भाई आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वास्तव में यह सत्य नहीं है, क्योंकि अधिक संख्या में बच्चों पर समान रूप से ध्यान नहीं दे पाते और बचपन विकृति की दिशा में मुड़ जाता है। भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थिति में बचपन के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जाता। देखिए, मध्यम वर्ग में बचपन क्या होता है?
गाँवों के परिवारों में जो मध्यम वर्गीय है, धन कमाने की लालसा से वशीभूत होकर उन्हें शहरों में आना पड़ा। फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। दिन में माता पिता के कार्य पर चले जाने के कारण बालकों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। शहरों में स्थानाभाव के कारण खेलकूद के लिए भी सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था नहीं होती। मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए आर्थिक संसाधन पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाते। अपने सीमित संसाधनों में ही ये अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, सामाजिक परंपराओं का भी निर्वाह करते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही विशेषकर आगे बढ़ाते। प्राय देखा जाता है कि मध्यम वर्गीय बालकों का बचपन स्वास्थ्य एवं अध्ययन की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। ऐसे बालकों का गामक एवं सामाजिक विकास तीव्र होता है। इस वर्ग के बालक अधिगम दृष्टि से अधिक परिपक्व कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शिक्षा, साहित्य, व्यापार, तकनीक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के मध्यम वर्गीय बालक आगे आते हैं। ऐसे बालकों का नैतिक विकास भी अच्छा होता है तथा वे दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। अब देखो धनिक वर्ग के बचपन में क्या, बड़े बड़े उद्योगपति एवं धनिक वर्गों के घरों में खेल के साधनों की विपुलता तो रहती है, देखभाल के लिए नौकर भी होते, किंतु मर्यादित कुटुंब होने के कारण बालक बालिका को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिलते, उनके जो समान जो उम्र के हैं वो। माता पिता भी क्लब या मित्रों के घर आने जाने तथा अपने राग रंग में व्यस्त रहते। फलस्वरूप उनकी संतान उनका स्नेहपूर्ण संसर्ग भी नहीं मिल पाता संतानों को। बड़े बड़े बंगले दूर दूर होने से धनवानों के बालकों को पास पड़ोस के बालकों से भी मिलना कठिन रहता है। धनवानों को अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता रहती है, इसलिए वे उनके बालक अन्य सामान्य समवयस्क संगी साथियों से नहीं मिल पाते। इस प्रकार ऐसे बालकों के विकास हेतु उचित वातावरण नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान हेतु भी कई प्रकार के विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गए। उच्च वर्ग के बालकों का बचपन वो पोषक उच्च स्तरीय होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी उचित देखभाल होती है। अपने देश या विदेश में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में उनका अध्ययन कराया जाता है। ऐसे बालक बचपन में अच्छे संस्कार ग्रहण करते तथा विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलकूद करना आदि भी शिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन का विकास करते हैं। इनका गामक विकास भी तीव्र होता है। सामाजिकरण की दिशा में ऐसे बालक आगे रहते हैं, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधा मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाते हैं और उच्च वर्गीय व्यक्ति अपने सामाजिक नियमों का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखो निम्न वर्ग के विचारों की बात करते हैं। निम्न वर्गों की हालत खराब है कुल मिला के। निम्न श्रेणी है मजदूर वर्ग में बचपन। मजदूर वर्ग की बस्तियों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। घर पर रहने वाले बालक बालिकाओं को न खेलने की सुविधा होती है और न ही उनकी देखभाल करने वाला कोई हो रहता है। वे गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। भूख प्यास का उन कोई आभास नहीं होता। व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न तो यह नगण्य रहता है। निम्न वर्ग में सर्वहारा, श्रमिक व दैनिक वेतन पाने वाले व्यक्ति आते हैं। ऐसे लोगों की आय सीमित होती है और संसाधन भी सीमित होते हैं। इस वर्ग के बालकों का बचपन सबसे अलग होता है। उनका पालन पोषण भी उचित रूप से नहीं होता। जलवायु के अनुसार पहनने को न वस्त्र मिलते और न ही अच्छा पौष्टिक खाना। पढ़ाई के लिए सरकारी विद्यालय भी उपलब्ध नहीं हो पाते। इस वर्ग के बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं रहते। इनका समाजीकरण भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्र से अलग रहते। इस प्रकार विविध सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों का बचपन विविध प्रकार का होता है। बचपन में विविधता के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष क्या है। बचपन एक ऐसी अवस्था है जब बालक एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है। इस अवस्था में बालक को जिस प्रकार की शिक्षा, संस्कार आदि मिलेंगे वो उनमें अपने अंतः मन में वो ग्रहण कर लेगा। बालक का बचपन जिस परिस्थिति में गुजरता है वो वैसी ही परिस्थिति को समझकर आगे निर्णय लेने को योग्य बनता है। बचपन में विविधता आवश्यक रूप से पाई जाती है, क्योंकि समाज में हर प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोग रहते हैं। बचपन में विविधता होने के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू। यदि बालक विपरीत परिस्थिति में पला है और संघर्षपूर्ण जीवन जीता है तो इसकी सकारात्मकता यह है कि वो उसमें जीवन में आने वाली समस्याओं से संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है। इस परिस्थिति का नकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि बालक समस्या से संघर्ष करने के बजाय निराशित हो जाए, उसका बचपन विकृति से भर जाए। इस प्रकार हर परिस्थिति के सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं, चाहे उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग। बचपन में विद्या के कारण सकारात्मकता एवं नकारात्मक उत्पन्न होती ही है। देखिए राजस्थान की बात करते हैं। ये सारी लास्ट क्वेश्चन है अपने। इसके बाद इसके अच्छा राजस्थान की बात करें, उसके बाद ये रहा ये राजस्थान।
ये क्वेश्चन अच्छा है, आने वाला एग्जाम में देखो। राजस्थान प्रदेश की विविधता के बारे में उदाहरणों के साथ साथ एक लेख लिखिए। तो देखिए, राजस्थान प्रदेश की विविधता। राजस्थान एक बहुरंगी छटा और मनमोहक विविधता वाला प्रदेश है। राजस्थान की कल्पना से मन के रेगिस्तानों में ऊँटों का काफिला दौड़ने लगता है। राजस्थान की जैसे कल्पना आती है ना, तो मन में ऐसा आता है कि जैसे ऊँट दौड़ रहे रेगिस्तान में। पानी की बूंदों की अहमियत समझ में आती है। भेड़ों के झुंड के साथ घूमते पशुपालकों का दृश्य दिखाई देता है। बालू के टीबों और दूर तक पसरे रेगिस्तान का ख्याल आता है राजस्थान का दिमाग में आते ही। या तपते सूरज और ऊँटों के काफिले के साथ जाते लोगों की तस्वीरें मन में बनने लगती है। किंतु असली राजस्थान इन तस्वीरों और कल्पनाओं से कहीं ज़्यादा विविध, सुंदर, कठिन और रंगीन है। अपने को जो तस्वीरें मिलती है ना, ऊँट, रेगिस्तान, ये वो, इनसे कहीं ज़्यादा ज़्यादा राजस्थान सुंदर है। राजस्थान अभी तक तो लोगों ने देखा का है। अब देखिए आगे। इसके गुलाबी शहर की अपनी निराली छटा है। यहाँ का हवा महल राजस्थान की पहचान बन मुस्कुराता है। झीलों का शहर सुंदर उदयपुर अपनी ओर बुलाता है। चित्तौड़ की धरती वीरता की कहानी सुनाने के लिए पुकारती है। हर शहर और हर जिले की अपनी खासियत है। जहाँ जाते हैं एक अलग अनुभव होता है। हर जगह की अपनी कहानी और गाथा है। राजस्थान की विविधता बेमिसाल है। एक तरफ जैसलमेर, बाड़मेर जैसे रेगिस्तान क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ उदयपुर जैसे झीलों की नगरी भी है, जहाँ हर तरफ पानी और झीलों के साम्राज्य नजर आ जाता है। तो वही माउंट आबू देखो, माउंट आबू जैसे इलाके किसी पहाड़ी क्षेत्र में होने का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पे तो बर्फ जमती है भाई साहब। डूंगरपुर का इलाका किसी मैदानी क्षेत्र जैसा है। या अरावली के पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बीच फैले मैदान की हरियाली, आम के पेड़, गेहूं की लहलाती फसल, धान के खेत और गन्ने की फसलें किसी मैदानी क्षेत्र से होने जैसा आभास देती है। पानी और प्यार दोनों की राजस्थान में बड़ी कद्र होती है। रेगिस्तान का प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान में रिश्तों की गर्माहट और भाई भाई के बीच के प्यार और अपनेपन का सागर हिलोरे मारता है। यह बालू के टिब्बों में पैदा होने वाली काकड़ी और मतीरों की मिठास सहृदय और सहज राजस्थानी जीवन की कहानी कहते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा जा सकता है। भूगोलविद मरु मेरु माल के नाम से और माल के नाम से इस राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं। मरु यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल, मेरु अर्थात अरावली पर्वतमाला के हिस्से, और माल यानी पूर्वी राजस्थान के मैदानी व पठारी हिस्से। इन तीनों भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीकों और संभावनाओं में अंतर आ जाता है। कुछ उदाहरण। जैतपुर, देखिए जैतपुर, इस गांव में लगभग 1200 लोग रहते हैं, जो कि लगभग 200 परिवारों में बटे हैं। इनमें मुसलमान, छिपा, कीर समुदाय शामिल है। यह मुसलमान बाहुल्य गांव है। जैतपुर समाज पितृसत्तात्मक है यहाँ पे, और परिवार में अंतिम निर्णय परिवार के पुरुष लेते हैं। विधवा विवाह होने लगे हैं यहाँ पे, परंतु अभी पर्दा प्रथा मौजूद है। अब बहुत छोटी उम्र में विवाह नहीं होते। लड़के व लड़कियों दोनों की उम्र 17-18 साल में शादी करा दी जाती है। काम का बोझ महिलाओं पर अधिक है यहाँ पे जैतपुर में। पुरुषों के पास काफ़ी खाली समय होता है और वे सड़क के किनारे ताश खेलते हैं। हिंदू व मुसलमान दोनों मिलजुल कर होली, दीपावली, राखी, दशहरा, ईद, मुहर्रम आदि मनाते हैं। राजस्थान की बात हो रही है। गंभीरा, देखिए इस गांव में कच्चे मकानों की 6 ढाणियाँ हैं। हर एक ढाणी में विविध समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग जातियों के हैं, जैसे बैरवा, ब्राह्मण, मीणा, राव, नाथ, माली, मुसलमान, खाती, कुम्हार, राजपूत, गुप्ता, प्रजापति, कलाल और हरिजन। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे गंभीरा में। सपेरा बस्ती, देखिए गंगापुर शहर के पास एक बस्ती में लगभग 140 सपेरों के परिवार हैं। इनमें जोगी, गुर्जर, सिकलीगर, मदारी, सिंगीवाल, कोली, फकीर और खटीक शामिल है। उनका मुख्य काम सांप बिच्छू द्वारा काटे गए लोगों का इलाज करना। इससे उनका गुजारा तो नहीं होता, सो मजदूरी करते हैं और मूर्तियां बनाकर बेचते। सामाजिक रूप से सपेरा बस्ती के लोग अलग अलग जातियों के होने के बावजूद सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। बस्ती में स्थित बाबा रामदेव मंदिर को बनाने में हिंदू व मुसलमान दोनों ने योगदान दिया था। सब लोग मिलकर साल में कम से कम 2 बार भोज का आयोजन करते हैं। सपेरा बस्ती, गंगापुर सिटी। भरतपुर जिले की बात करते हैं तो यह गांव ऐसे क्षेत्रों में बसा है जहाँ घने जंगल थे, भूमि बंजर और आबादी रहित थी। इसका उपयोग लंबे समय तक एक चरागाह तथा जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए होता रहा। इस गांव के निवासी एक विशेष जाति के हैं। अंग्रेजों के समय यह जाति आपराधिक करार की हुई थी। आज़ादी के बाद भी समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति बदला नहीं। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण वे अपराध के दलदल में फंसे रहे। 1957 में इस जाति के कुछ लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा और जीवन यापन की बेहतरी के लिए गुहार की। मुख्यमंत्री के निर्देश से इस इधर उधर फैली जाति की एक जगह
खाली पड़ी पथरीली जमीन पर बसाया गया है। वर्तमान में ये जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ा स्पीड में बनाए, लेकिन आप अगर शांति से सुनोगे, समझोगे, एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप देखें बार बार, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।